प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से समर चिंतित है, क्या करे न करे की स्थिति में है, दुविधा में है। वह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि क्या करे क्या न करे। इसी बीच में अब हम लोग अगले पाठ 6 में यह देखेंगे कि समर को एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है। वह नौकरी उसके मित्र दिवाकर के पिताजी ने एक प्रेस में प्रूफ रीडर के रूप में दिलवा दी थी और उस नौकरी में उसे 75 रुपये तनख्वाह महीने की मिलेगी। दिवाकर ने अपने पिताजी से कहकर समर के लिए नौकरी ढूंढवा दी थी, लेकिन दिवाकर ने समर के सामने एक शर्त भी रख दी थी कि तुम्हें नौकरी तभी दिलवाएंगे जब तुम 3rd ईयर में एडमिशन लोगे। 3rd ईयर में एडमिशन का मतलब हुआ ग्रेजुएशन का 1st ईयर। तो उसने शर्त लगा दी थी क्योंकि वह उसका दोस्त था और वह यह नहीं चाहता था कि उसका दोस्त उससे अलग हो जाए। यह नहीं चाहता था कि वह अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखे और उसका दोस्त अपनी पढ़ाई स्थगित कर दे, अपनी पढ़ाई छोड़ दे। इसलिए उसने अपने दोस्त समर को नौकरी दिलवा दी थी कि ताकि वह 2 पैसे कमाए भी और साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी रखे। तो आइए आगे देखते हैं। समर को दिवाकर ने अपने पिताजी के दोस्त के प्रेस में नौकरी दिला दी थी। कहने का मतलब कि जो प्रेस का मालिक था वह दिवाकर के पिताजी का दोस्त था और दिवाकर के पिताजी ने अपने दोस्त से कहकर और समर को उनके प्रेस में नौकरी दिलवा दी थी। उसे सवेरे 5 बजे से 11 बजे तक प्रूफ रीडिंग का कार्य करना था। वह सुबह 5 बजे से लेकर के और दिन के 11 बजे तक प्रूफ रीडिंग का काम करता। काम समर को नहीं आता था और वह आश्वस्त था कि 2-4 दिन के प्रशिक्षण से सीख जाएगा। अब ये प्रूफ रीडिंग का काम समर को आता नहीं था, लेकिन समर को विश्वास था कि वह 2-4 दिन के प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। यहाँ ये जो प्रशिक्षण लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ट्रेनिंग। तो यहाँ लिखता हूँ प्रशिक्षण का मतलब हुआ ट्रेनिंग। तो समर को विश्वास था कि वह 2-4 दिन की ट्रेनिंग लेगा तो सीख जाएगा। एक परेशानी थी, प्रेस बहुत दूर थी। एक परेशानी क्या थी कि प्रेस जो थी वह दूर थी, लगभग 2 मील। वेतन 75 रुपये था और शर्त थी कि समर को 3rd ईयर में प्रवेश मतलब एडमिशन लेना पड़ेगा। तो 5 बजे पहुंचना है और प्रेस दूर है, लगभग 2 मील लगभग 3 किलोमीटर के आसपास। तो कैसे वहां 5 बजे पहुंचा जाए, यह भी एक समस्या थी। समर के मन में लड्डू फूट रहे थे। ये मन में लड्डू फूटना एक मुहावरा है ना। मुहावरा का अर्थ होता है और मन में यहाँ है।
ये है मन में। इसका मतलब होता है खुश होना। मन में लड्डू फूटने का मतलब होता है खुश होना। इसको यहीं लिख देता हूँ। तो समर के मन में लड्डू फूट रहे थे, अर्थात समर बहुत खुश था। इसी खुशी के अवसर पर उसने सोचा कि वह प्रभा को धोती का उपहार देगा। इसी खुशी में उसने सोचा कि वह अपनी पत्नी प्रभा को एक साड़ी गिफ्ट करेगा। अतः उसने दिवाकर से 20 रुपये उधार मांगे। उसने देखा कि अब तो महीना लगने पर 75 रुपये मिलेंगे, तो क्यों ना पहले कुछ उधार लेकर के काम कर लिया जाए, और जब पैसे मिलेंगे, तनख्वाह मिलेगी, तो उन पैसों को चुका देंगे। तो उसने 20 रुपये दिवाकर से उधार ले लिए। वह जल्दी से जल्दी प्रभा को यह खुशी का समाचार सुनाना चाहता था, और वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी जाकर के और यह खुशखबरी वह अपनी पत्नी प्रभा को सुनाए। पैसे लेकर वह दिवाकर के घर से वापस लौट रहा था कि दरवाजे पर शिरीष भाई मिल गए। अब जैसे ही वह पैसे लेकर के दिवाकर के घर से निकल रहा था कि शिरीष भाई से मुलाकात हो गई। फिर विचारों का आदान प्रदान न चाहते हुए भी शुरू करना पड़ा। और फिर शिरीष भाई न चाहते हुए भी, क्योंकि वह तो जल्दीबाजी में था, वह चाहता था कि जल्दीबाजी में जाकर और यह खुशखबरी अपनी पत्नी को सुनाए, लेकिन बीच में शिरीष भाई मिल गए और वह न चाह करके भी उनसे बातचीत करने लगा। और आप सभी जानते हैं कि जब हमें कोई जान पहचान का व्यक्ति मिल जाता है तो न चाह करके भी हमें उससे दो बातें करनी पड़ती है। समर ने अपनी चोटी कटा दी थी। शिरीष भाई ने उसे तुरंत इंगित कर लिया। समर झेप गया। झेप गया मतलब थोड़ा संकोच करने लगा। भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ विशेषता पर चर्चा होने लगी। अभी समर और शिरीष भाई दोनों के बीच में भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, इस पर चर्चा होने लगी। हाँ, समर ने कहा कि उनकी दृष्टि में आत्मज्ञान तथा आध्यात्मिक चिंतन ही भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। समर ने कहा कि समर की नज़र में आत्मज्ञान और आध्यात्मिक चिंतन मतलब स्पिरिचुअल थॉट, आत्मज्ञान मतलब अपने बारे में ज्ञान, ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका सर्वश्रेष्ठ गुण है। यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, समर की दृष्टि में भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ गुण कौन हैं? समर की दृष्टि में भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ गुण कौन हैं? तो यहाँ उत्तर होगा आत्मज्ञान तथा आध्यात्मिक चिंतन। पर शिरीष भाई इस बात से सहमत नहीं थे। शिरीष भाई का ऐसा मानना है कि आत्मज्ञान तथा आध्यात्मिक चिंतन भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ गुण नहीं है। पर समर का मानना था कि आत्मज्ञान तथा आध्यात्मिक चिंतन सर्वश्रेष्ठ गुण है। उनके अनुसार ये भारी भारी शब्द हैं, पर इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। शिरीष भाई का मानना है कि ये आत्मज्ञान, आध्यात्मिक चिंतन, ये सब भारी भारी शब्द हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ ये उपयोगिता एक शब्द आई है, इसका अर्थ मैं
यहाँ लिखता हूँ। यूटिलिटी। तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, यह किसी काम का नहीं है, यह संसार मिथ्या है। मिथ्या है मतलब झूठा है। यह कहना अपनी जिम्मेदारी से पलायन करना है। यदि हम कहते हैं कि आत्मज्ञान तथा आध्यात्मिक चिंतन भारतीय इंडियन कल्चर का सर्वश्रेष्ठ गुण है, तो ये अपनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पलायन करना है। पलायन करने का मतलब होता है भागना। यह है पलायन करना। इसका मतलब होता है भागना। समर ने विषय को थोड़ा बदलते हुए, तो समर ने देखा कि टॉपिक ही बदल दे। विषय को बदलना मतलब टॉपिक को चेंज करना। तो उसने देखा कि बात आगे बढ़ रही है, तो उसने सोचा कि टॉपिक को ही क्यों ना बदल दे। तो बदलते हुए भारतीय ऋषि मुनियों की चमत्कारी शक्तियों की चर्चा की, जिसके उत्तर में श्रीश भाई ने स्वामी विवेकानंद से संबंधित एक किस्सा सुनाया, जिसका निष्कर्ष यह था कि यदि किसी ने 30 वर्ष तक तपस्या करके किसी चमत्कार की शक्ति प्राप्त कर ली, तो उसे संसार का क्या लाभ हुआ। यहाँ समर ने क्या किया कि टॉपिक बदल दिया, और टॉपिक बदलने के बाद उसने कहा कि हमारे भारत में इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं और उनकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में आप नहीं जानते। वे बहुत चमत्कारी हुए हैं और ये सारे चमत्कार उन्होंने आत्मज्ञान और आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पर ही प्राप्त किए। तो श्रीश भाई ने अपना लॉजिक देकर समर की बात को काट दी और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहानी सुना दी। और जिस कहानी को स्वामी विवेकानंद ने सुनाई थी, और उस कहानी का जिस्ट सारांश ये था कि एक व्यक्ति ने 30 साल तक तपस्या की, और 30 साल तक तपस्या करने के बाद उसने पानी पर चलने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। ये ओरिजिनल बुक में आप लोग देखेंगे कि उसने 30 साल तक तपस्या की, और 30 साल तक तपस्या करने के बाद उसने क्या किया कि पानी पर चलने की शक्ति प्राप्त कर ली। अब आप लोग बताइए कि कोई एक व्यक्ति अपना 30 साल बर्बाद करके और पानी पर चलने की शक्ति प्राप्त कर ली, तो उससे देश को, समाज को या संसार को क्या फायदा हुआ। उसने 30 साल अपने जीवन के गंवा दिए सिर्फ पानी पर चलने की शक्ति प्राप्त करने में, लेकिन उसके पानी पर चलने की शक्ति प्राप्त करने से देश को, समाज को तथा संसार को क्या मिला। जो कुछ मिला उसे व्यक्तिगत रूप से मिला, और उससे उसे फायदा भी क्या हुआ। इसके बाद श्रीश भाई ने पुनः भारतीय संस्कृति में एक ओर स्त्रियों और शूद्रों की दयनीय स्थिति तथा दूसरी ओर ब्रह्मज्ञानी के सबको समान रूप से देखने के सिद्धांत में पारस्परिक विरोध स्पष्ट किया। फिर श्रीश भाई ने बताया कि जो हमारे देश में ब्रह्मज्ञानी लोग हैं, जो लोग सबको कहते हैं कि समान रूप से सबको देखना चाहिए, लेकिन एक तरफ
स्त्री जाति और शूद्र। आप ये शूद्र कहेंगे, ये हिस्ट्री में पढ़े होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण, वर्ण का विभाजन हुआ जिसमें 4 वर्ण की चर्चा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्रों की स्थिति बहुत खराब थी, स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब थी। और ये ब्रह्मज्ञानी लोग जो स्पिरिचुअल ज्ञान रखते हैं, जिन्हें आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है, इन लोगों ने ही शूद्रों को शूद्र, स्त्रियों को नीच, अपवित्र, शूद्रों को अपवित्र, यही लोग बताते हैं। और यही लोग एक तरफ बताते हैं कि नहीं, सम्यक दृष्टि, सम्यक सोच, हमें सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए। तो जब सबको एक दृष्टि से ही देखना चाहिए तो फिर ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का विभाजन ही क्यों हुआ? ये 4 वर्ण होते ही नहीं, 4 वर्ण पैदा ही नहीं लेते, 4 वर्ण की शुरुआत ही नहीं होती। उसके बाद शिरीष भाई ने फिर विषय बदलकर भारत में इतिहास लेखन की परंपरा के अभाव तथा उसके स्थान पर पुराणों में इतिहास को बार बार तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की चर्चा करते हुए निष्कर्ष निकला कि इसी कारण भारत में एक यथार्थ वस्तुपरक ऐतिहासिक परंपरा का अभाव रहा। फिर शिरीष भाई ने क्या किया कि विषय को बदल दिया, टॉपिक को चेंज कर दिया और उन्होंने बताया कि हमारा जो इतिहास लिखा गया है उस इतिहास को पुराण में तोड़ मरोड़ कर, बार बार तोड़ मरोड़ कर कहने का मतलब यह है कि अपनी तरफ से उसमें कुछ न कुछ जोड़ कर, घटा कर, है ना, इसको बोलते हैं जोड़ घटा कर कुछ कहने को बोलते हैं तोड़ मरोड़ कर कहना। तो हमारा जो इतिहास था, हमारे इतिहास के लिखने की जो परंपरा थी, उस परंपरा को हमारे पुराणों में तोड़ मरोड़ कर लिख दिया गया, जिसके कारण वह हम लोग ध्रुव सत्य मान लिए, उसी को सच मान लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास में जो बातें लिख दी गई वे सबके सब सच हो, सबके सब सही हो, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इतिहास लिखते समय भी राजनीतिक प्रभाव पड़ता है, आर्थिक प्रभाव पड़ता है, साहित्यिक प्रभाव पड़ता है। इतिहास लिखने वाला यदि किसी राजनीतिक पार्टी से, राजनीतिक व्यक्ति से यदि संबंध रखता हो तो वह उसके अनुसार ही और उसे जो अच्छा लगे वैसा ही लिखेगा। और उस समय वह लिख कर चला गया, उस समय तो हम थे नहीं कि हम बता सकें कि उसने जो उसमें लिख दिया वह सही लिखा या गलत लिखा। तो इस प्रकार से उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, उन्होंने एक उसका निष्कर्ष निकाल दिया, निर्णय, डिसीजन, कंक्लूजन पर पहुंचे। निष्कर्ष पर निकालना मतलब कंक्लूजन पर आना कि हमारे भारत में ऐतिहासिक परंपरा का अभाव रहा है। कहने का मतलब यह कि किसी ने इतिहास लिख दिया और उसके बाद से फिर जो कुछ हुआ उसको आगे लेकर के कैरी फॉरवर्ड करने वाला नहीं रहा। जो पुराणों में लिख दिया हम उसी को मानते चले गए। समर घर जाना चाहता था, अतः वह अनमना सा हो गया। अब समर ने देखा कि फिर से मैं यदि कोई नई चर्चा छेड़ दूं तो बात आगे बढ़ती चली जाएगी और मुझे घर जाने की जल्दीबाजी है, इसलिए वह उनकी बात को सुन लिया और उसमें मीन मेख नहीं निकाला। जब वह बाहर आया तब दिवाकर ने बताया
कि 4:30 बजे या 4:45 बजे यहाँ से एक गाड़ी जाती है। आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा है कि प्रेस 2 मील दूर है। 5 बजे से इसकी ड्यूटी है 11 बजे तक। अब वहाँ पहुँचना है, तो दिवाकर ने बताया कि देखो 4:30 या 4:45 में यहाँ से एक ट्रेन जाती है, तुम उसमें बैठ जाना और 5 से 10 मिनट में वह ट्रेन राजा मंडी पहुंचा देती है। कहने का मतलब कि प्रेस तक पहुंचने के लिए उसे राजा मंडी स्टेशन पहले जाना होगा और जहाँ इसका घर है समर का, वहाँ से एक ट्रेन 4:30 या 4:45 बजे, 4:45 मतलब 5 बजने में 15 मिनट कम में जाती है। तो तुम उस ट्रेन में बैठ जाना और राजा मंडी पहुंच जाओगे और वहाँ से प्रेस तक पैदल चला जाना। धोती के दाम 12 रुपये सुनकर समर का सारा उत्साह भंग हो गया। 20 रुपये उसने दिवाकर से उधार लिए थे कि वह पहली नौकरी मिली है, वह खुश है और उसकी पत्नी साड़ी के अभाव में जाड़े में अपना समय काट रही है। तो उसने सोचा कि एक साड़ी उसे वह दे। जब साड़ी खरीदने गया तो साड़ी की कीमत 12 रुपये सुनकर उसका जोश खत्म हो गया। उसने एक धोती खरीदी, बंडल लेकर घर की ओर चला। वह जल्दी से जल्दी प्रभा तक पहुंचना चाहता था। प्रभा ने कितनी मुसीबतें सही है, यही पहला उपहार वह जाकर के देगा। तो उसने देखा, मन में सोचा कि उसकी पत्नी ने बहुत दुख किया है इस विंटर में, इसलिए वह चाह रहा था कि एक पहला उपहार वह अपनी पत्नी को दे। इसलिए उसने 12 रुपये में एक साड़ी खरीद ली और जाकर पत्नी को देना चाहता था, इसलिए वह जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि 23 मिनट का हो चुका है। तो यहीं तक रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।